चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज की कक्षा में हम जो पीछे पढ़ा चुके हैं उसकी जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम पॉलिटी में चर्चा कर रहे हैं भाग 6 के ऊपर, ठीक है। भाग 6 जिसमें राज्य की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? राज्य की। इसमें हम सबसे पहले आपको राज्यपाल के बारे में पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो पिछली कक्षाओं में हम राज्यपाल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो है तथ्यात्मक जानकारी आपको देने की कोशिश किए थे, ठीक है। अब उसका वेन डायग्राम भी बनाने का एक कोशिश किए थे कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, ठीक है ना। उसमें से आज हम चर्चा करने वाले हैं स्पेशली तौर पर राज्यपाल के ऊपर, ठीक है, और राज्यपाल के शक्ति के ऊपर, ठीक है। कि हमारा जो माननीय राज्यपाल जी हैं, बिहार के राज्यपाल हैं सैयद अता हसनैन जी, ठीक है। तो सैयद अता हसनैन हमारे जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं, उन राज्यपाल को कैसी कैसी शक्तियां दी गई है और उनकी शक्ति सीमा क्या है, वे क्या क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग को क्या करना है, चर्चा करना है, ठीक है। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग क्या करते हैं 20 या 25 मिनट के इस सेशन में पूरा समझने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो हमारा राज्यपाल है, किसी भी राज्य का राज्यपाल हो, उनके पास 3 प्रकार की शक्तियां होती है। कितनी प्रकार की शक्तियां होती है? 3 प्रकार की शक्तियां होती है। कौन कौन? तो ध्यान दीजिएगा। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति एक होती है, एक विधायिका शक्ति होती है और एक न्यायपालिका शक्ति होती है। कार्यपालिका शक्ति का रिलेशन या संबंध कहीं ना कहीं कार्य से होता है। विधायिका संबंधी जो होता है, विधायिका संबंधी जो शक्ति होता है, इसका जो संबंध है कहीं ना कहीं विधेयक या कानून कानून के निर्माण से संबंधित होता है, ठीक है। और न्यायपालिका में न्याय देने से रिलेटेड शक्तियां होता है, ठीक है। तो हमारा जो राज्यपाल महोदय है ना, उनको यह तीनों प्रकार की शक्तियां दिया गया है, ठीक है। कहीं पर विधायिका शक्ति दिया गया है, कहीं पर जो है माने न्यायपालिका शक्ति दिया गया है और कहीं पर क्या दिया गया है, कार्यपालिका शक्ति। आज के हम इस सेशन में राज्यपाल के कार्यपालिका शक्ति के ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो राज्यपाल हैं उनको कार्यपालिका से रिलेटेड कौन कौन सी शक्तियां दिया गया है, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट से इसे समझने की कोशिश करेंगे। और एक और बात कि जो राज्यपाल हैं उनको कार्यपालिका से रिलेटेड जो भी शक्तियां दिया गया उसमें कितना चीज एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है ना। एग्जाम में पूछने वाला कौन कौन सा चीज है, इसको समझने में हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। और एग्जाम ओरिएंटेड जितना भी पॉइंट है लगभग हम सभी को बताने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, अपना पुस्तक कोई भी खोलिएगा, लुसेंट का पुस्तक खोलना हो तो लुसेंट या घटना चक्र हो, कोई भी पुस्तक खोलिए और उससे जाकर इससे रिलेटेड प्रश्न जो है उसको बनाने की कोशिश कीजिए। लगभग 70 से 80% क्वेश्चन बन जाएगा। और जो नहीं बनेगा उसको क्या कीजिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स के डाउट में अच्छा से उसको क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अच्छा, हमारा अब जो है उस पर हम अपना व्हाट्सएप नंबर जो है उसको हम क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। उस पर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना डाउट डाल सकते हैं। चलिए, ठीक है, सिर्फ डाउट डालना है बाबू, फालतू कमेंटबाजी से आप लोगों को बचना है, ठीक है ना। चलिए, आइए सबसे पहले हम राज्यपाल के कार्यपालिका से रिलेटेड जो शक्ति है इसके ऊपर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति क्या है। ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, सबसे पहले आर्टिकल 154 की तरफ हम अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 154 की तरफ हम देखते हैं जब और इसको पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि सही में राज्यपाल के पास कार्यपालिका शक्ति निहित है या कार्यपालिका शक्ति है। आर्टिकल 154 में बताया गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका होती है, यह कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के अंदर क्या होती है, निहित होती है। राज्य की जो भी कार्यपालिका शक्ति है वह कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर निहित होता है, राज्यपाल के अंदर क्या होता है, वह निहित होता है। अब ध्यान दीजिएगा, कार्यपालिका शक्ति थोड़ा सा तो होगा नहीं, बहुत कार्यपालिका शक्ति होगा। तो ध्यान दीजिए, यह जो कार्यपालिका शक्ति है ना, इसका प्रयोग यूज जो राज्यपाल है ना, यह स्वयं करते हैं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अधीनस्थ उसे कहा जाएगा जो अधीन हो, राज्यपाल के जो अंडर में हो, ठीक है, जिसे राज्यपाल अपने कार्य में सहायता करने के लिए रखा हो या संवैधानिक दृष्टिकोण से भी उनका पोस्ट राज्यपाल के हेल्प करने के लिए बनाया गया हो, उसे अधीनस्थ कहा जाएगा, ठीक है। तो राज्यपाल जो होते हैं यह कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं भी करते हैं और अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं। कोनो दिक्कत समझने में? अब ध्यान दीजिएगा, कार्यपालिका शक्ति में राज्यपाल के पास एक कार्यपालिका शक्ति होता है जिसे कहा जाता है विवेकाधीन शक्ति, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? विवेकाधीन शक्ति। विवेकाधीन का मतलब ही होता है अपने विवेक के अधीन, अपने बुद्धि के अधीन, अपने दिमाग से। कौन दिक्कत समझने में? तो राज्यपाल के पास एक शक्ति है विवेकाधीन शक्ति, जो कार्यपालिका शक्ति का ही क्या है, पार्ट है। कौन दिक्कत समझने में? तो राज्यपाल का जो विवेकाधीन शक्ति है ना, इसका प्रयोग राज्यपाल स्वयं करेगा, अधीनस्थ की इसमें सहायता नहीं लेगा।
अब हमको देखना है कि विवेकाधीन शक्ति में आखिर कौन कौन सा ऐसा शक्ति आता है जिसका प्रयोग राज्यपाल स्वयं करता है, उसमें अपने अधीनस्थों से राय नहीं लेता है। तो विवेकाधीन शक्ति में मुख्य रूप से 3 शक्तियां आती है। कितनी शक्ति आती है? 3 शक्ति, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको एक बतला सकते हैं कि ये जो विवेकाधीन शक्ति है ना, भारतीय संविधान के अनुसार ये विवेकाधीन शक्ति सिर्फ राज्यपाल को दिया गया है। राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन शक्तियां नहीं होती है। नहीं होने के पीछे कारण जो है हम यहां पर क्लियर कर लेंगे जब हम देखेंगे कि ये विवेकाधीन शक्ति कौन कौन सी है। ठीक है, जब हम देखेंगे कि विवेकाधीन शक्ति कौन कौन सी है तो हमको अपने आप यह स्पष्ट हो जाएगा और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि ओ क्या कारण है कि आखिर इस विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग राज्यपाल स्वयं करता था और केवल राज्यपाल ही करता था, राष्ट्रपति नहीं करते थे। और इसका प्रयोग करते समय राज्यपाल अपने अधीनस्थों का सलाह या सहायता नहीं लेता था। ठीक है, तो देखिए ये जो विवेकाधीन शक्ति है, ये विवेकाधीन शक्ति 3 गो है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। पहला विवेकाधीन शक्ति है कि राज्यपाल जो है ना, राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। पॉइंट समझिए, जैसे राज्य में अगर कोई विधेयक लाए, राज्य सरकार कोनो भी विधेयक लाए, उसे विधानसभा से पारित करा ले, विधान परिषद अगर है तो उससे भी पारित करा ले, नहीं है तो विधानसभा से पारित कराकर उसके बाद राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल उस पर क्या करेंगे, अपना सिग्नेचर मोहर मारेंगे। लेकिन कोई कोई विधेयक ऐसा होता है ना जिस पर राज्यपाल जो है सिग्नेचर मोहर नहीं मारते, उसको क्या करते हैं, कहते हैं कि सुनिए हमारे पास यह अधिकार है कि हम आप जो यह विधेयक लाए हैं ना, जो यह बात लाए हैं जिसे बिहार में आप लागू करना चाहते हैं, इसे हम राष्ट्रपति को देना चाहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला विवेकाधीन शक्ति यही है कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को, जो विधेयक उन्हें राष्ट्र के अनुकूल लग रहा हो, उसे राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकते हैं, आरक्षित कर सकते हैं, यानी कि उसे राष्ट्रपति के निर्णय देने तक स्थिर कर सकते हैं। ठीक है ना, कौन, राज्यपाल। अब एक बात आपको हमको ये बताइए कि ऐसा कोई विधेयक जिसे राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर रहा है, इसमें इसे अपने अधीनस्थों की राय लेने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। तो क्लियर हो गया कि विवेकाधीन शक्ति में जो पहला है इसमें अधीनस्थ का राय लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि राज्यपाल जो है ना, इसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति को क्या जरूरी है किसी के लिए आरक्षित, राष्ट्रपति के ऊपर भारत में है कौन भाई, राष्ट्रपति का प्रथम नागरिक। जब राष्ट्रपति, भारत का जो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय हैं, तो वह किसके लिए आरक्षित करेंगे, वो तो किसी के लिए आरक्षित करेंगे नहीं। यही कारण है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत यह बताया गया है कि ये विवेकाधीन जो शक्ति है ना, केवल राज्यपाल को दिया जा रहा है, राष्ट्रपति के पास नहीं है। नहीं होने के पीछे रीजन यही है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, पहला विवेकाधीन शक्ति था कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकते हैं, आरक्षित कर सकते हैं। जानते हैं इसका कंडीशन सबसे ज्यादा कहां होता है, जब केंद्र में किसी और पार्टी का सरकार हो और राज्य में किसी और पार्टी का सरकार हो, तब ये कंडीशन देखने को मिलता है। ठीक है ना, कोनो दिक्कत समझने में। जैसे मान लीजिए कि बिहार में, लेट में मान लीजिए कि कांग्रेस का सरकार होती, केंद्र में बीजेपी की सरकार है हमारा, कोनो दिक्कत समझने में। अब कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस सरकार जो है कोई भी काम बिहार में अगर करने की कोशिश करती तो बिहार में राज्यपाल महोदय उसे आरक्षित कर देते, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। क्यों, क्योंकि राज्यपाल महोदय जो है उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति न किए हैं, यानी कि राज्यपाल महोदय एक प्रकार का क्या है, कूटनी है, यानी कि इसको हम एक प्रकार कह सकते हैं, जैसे क्या कहा जाता है, जैसे होता है ना, घर का भेदी लंका ढा है, तो भेदना है एक प्रकार का, कौन दिक्कत समझ, सूचना पहुंचाने का काम करता है, किसको, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, समझ में आया, यही काम है। तो इसका प्रयोग तब ज्यादा देखने को मिलता है जब केंद्र में किसी और पार्टी का सरकार हो और राज्य में किसी अन्य पार्टी की सरकार हो, कोनो दिक्कत समझने में, तब इसका ज्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये था हमारा विवेकाधीन शक्ति राज्यपाल का पहला, कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, यानी आरक्षण में डाल दे तो राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, कि आप इसका यूज कीजिएगा, आरक्षण हो लो आपको। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा है कि किसी भी राज्य का जो विधानमंडल है, अगर विधानमंडल में बहुमत नहीं है, विधानमंडल का चुनाव हुआ और उसमें कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं की, तो कोई भी पार्टी जब बहुमत हासिल नहीं की तो राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि जब तक कोई पार्टी अपना बहुमत न दिखाए तब तक बिहार के ऊपर कंट्रोल आपको रखना है। कोनो दिक्कत समझने में, अपने विवेक और बुद्धि से
बिहार को क्या करना है, चलाना है। कोनो दिक्कत समझने में? और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण आपको ही देना है। कोनो दिक्कत समझने में? तो राज्यपाल क्या करते हैं, ज्यादातर जो सबसे वरिष्ठ पार्टी होता है, जो सबसे ज्यादा सीट लाया होता है, उसको क्या करते हैं, पार्टी यानी कि सरकार बनाने के लिए निमंत्रण भेजते हैं। कोनो दिक्कत समझने में? तो ये है हमारे राज्य के। तो राज्य के विधानमंडल में अगर बहुमत न हो किसी भी पार्टी को, तो राज्यपाल उस समय क्या करते हैं, अपने विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हैं, सरकार बनवाने के लिए भी और राज्य को संचालित करने के लिए भी। तो ये था हमारा दूसरा शक्ति। एक बात बताइए, इसमें राज्यपाल अपने अधीनस्थों की राय क्यों लेंगे भाई? अच्छा, इसमें राष्ट्रपति की क्या जरूरी है भाई? यही कहा गया है कि विवेकाधीन शक्ति केवल राज्यपाल के पास होती है, राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। अगला तीसरा जो था, हमके पता है कि तीन गो हमारा भारतीय संविधान के अंतर्गत तीन प्रकार के आपातकाल होते हैं, ठीक है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रपति शासन और एक होता है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो जो दूसरा पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इसकी चर्चा हमें आर्टिकल 352 में पढ़ेंगे। जो हमारा राष्ट्रपति शासन है, जिसे राजकीय आपातकाल पहले कहा जाता था, इसको हम लोग पढ़ेंगे 356 में और वित्तीय आपातकाल को पढ़ेंगे 360 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो 356 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल है ना, यह राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तो राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन राज्यपाल के सहमति पर। जैसे मान लीजिए कि जब तक उस राज्य का राज्यपाल नहीं कहेगा, तब तक राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते हैं। तो ये था तीसरा हमारा विवेकाधीन शक्ति। और एक और बात है, किस राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है, बताइए, राज्यपाल को इसके लिए अपने अधीनस्थों से पूछने की जरूरत है? नहीं है। कौन दिक्कत समझने में? अपने आप ये क्या करते हैं, अपने बुद्धि और विवेक से क्या करते हैं, राष्ट्रपति को खबर पहुंचाते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा विधानमंडल भंग हो चुका है, आप राष्ट्रपति शासन लगाइए। जम्मू कश्मीर में यही हुआ था, वहां का विधानमंडल भंग हो गया था, ठीक है। वहां के जो हमारे उपराज्यपाल थे वो सूचना दिए कि संसद में कि यहाँ पर लगाइए। हमारे माननीय अमित शाह जी थे गृह मंत्री, अब इनके आगे तो कोई चलेगा नहीं। अब ये क्या किए, राष्ट्रपति शासन लगवा दिए, राष्ट्रपति शासन लगवा दिए और जम्मू कश्मीर को दो भाग में तोड़ दिया गया और क्या, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा किया गया, ठीक है। इसके 100% हम सपोर्ट में है, ठीक है, बहुत अच्छा किया गया। तो अब ध्यान दीजिए, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये तो था हमारा राज्यपाल के राज्यपाल के विवेकाधीन शक्ति था, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि नियुक्ति से संबंधित भी राज्यपाल को हमारा शक्ति दिया गया है। और नियुक्ति से संबंधित भी जो भी शक्तियां हैं, या चाहे जिनकी भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाए, वे सभी कार्यपालिका का ही क्या होंगे, भाग होंगे, ठीक है। तो कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत ही आएगा। राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होगा, राज्यपाल होगा। कौन दिक्कत समझे में? चाहे निहित किसमें होगी, राज्यपाल में होगी। विवेकाधीन शक्ति कार्यपालिका शक्ति का ही पार्ट है। नियुक्ति से संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं, ये भी कार्यपालिका शक्ति है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, और ये शक्ति किसके पास है, राज्यपाल के पास है। तो हम राज्यपाल के नियुक्ति से संबंधित शक्तियों के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 164 में मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया है, किसी भी राज्य का, चाहे वह बिहार हो, यूपी हो, चाहे अन्य कोई भी राज्य हो, ठीक है। सभी राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री है, क्या है, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं, आर्टिकल 164 के तहत, ठीक है। तो आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, मंत्री परिषद के सलाह पर। किसके सलाह पर, मंत्री परिषद के सलाह पर। तो मंत्री परिषद के सलाह पर किसकी नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति, भले मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। अगला है आर्टिकल 165। ध्यान दीजिए, हमारा जो भारतीय संविधान है, उसमें एक आर्टिकल था, जिस आर्टिकल का नाम था 176। उसमें महान्यायवादी की चर्चा किया गया था, ठीक है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति महोदय कर रहे थे। और महान्यायवादी का जो काम संघ में था, यानी कि केंद्र में था, वही काम राज्य में महाधिवक्ता का होता है। किसका होता है, महाधिवक्ता का। यानी कि ये भी क्या होता है, सरकारी वकील होता है। कौन दिक्कत समझने में? तो ध्यान दीजिएगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति आर्टिकल 165 के तहत कौन करते हैं, राज्यपाल महोदय करते हैं, ठीक है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति भी कौन करते हैं, 165 के तहत राज्यपाल महोदय। और महाधिवक्ता की नियुक्ति में, यानी कि नियुक्ति करने के विषय में मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा हाथ होता है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री राय देते हैं कि एकरा के महाधिवक्ता बनाओ, ये अच्छा है, हमारा अनुसार चलेगा, तो उसको बना देते हैं। कोनो दिक्कत समझने में? तो चलिए, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति किसमें है, 165 में। कौन करता है,
राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। अगला आइए, राज्य का जो वित्त आयोग होता है, वित्त से संबंधित जांच उच करने के लिए, चाहे वित्त से रिलेटेड जो भी मामला हो, उसके लिए उत्तरदायी जो होता है उसे वित्त आयोग कहा जाता है। ठीक है, तो राज्य का जो वित्त आयोग है इसका भी गठन, यानी वित्त आयोग का गठन करने का मतलब कि वित्त आयोग एक संस्था हो गई और उसमें जो सदस्य लोग हैं वो लोग हैं। तब वित्त आयोग का गठन कब होगा? जब सदस्यों उसमें शामिल हो जाएंगे तो हो जाएगा। तो सदस्य को शामिल यानी सदस्य को नियुक्त करने का काम राज्यपाल करता है। और जैसे सदस्य नियुक्त हो जाएंगे तब वित्त आयोग अपने आप अस्तित्व में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर सदस्य को न देखते हुए डायरेक्ट वित्त आयोग को अस्तित्व में ला देते हैं। तो राज्य का जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का गठन आर्टिकल नंबर 243 के आई एबीसीडी के आई के अंतर्गत कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल। अब वित्त का मतलब क्या होता है? पैसा। पैसा क्या होई? आई। पैसा आई। तो 243 के आई के तहत राज्य के वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? राज्यपाल महोदय करते हैं। इसके बाद देखिए, जो राज्य है, राज्य का निर्वाचन आयोग, ठीक है, तो राज्य के निर्वाचन आयोग का गठन भी कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। आर्टिकल 243 के तहत, 243 के तो निर्वाचन का मतलब चुनाव, तो चुनाव में के भाग ली, चुनाव में के भाग ली, तो के से आ गया हम लोग का। तो 243 के में क्या है कि राज्य का जो निर्वाचन आयोग है इसका गठन कौन करते हैं? राज्यपाल महोदय करते हैं। ठीक है, और यह किसका चुनाव कराता है? तो यह ग्राम पंचायत का क्या कराता है? चुनाव कराता है। कौन दिक्कत समझने में? ग्राम पंचायत, नीचे स्तर पर जो पंचायत है इसका चुनाव कौन कराता है? तो राज्य का निर्वाचन आयोग। ठीक है, और इसका गठन 243 के तहत राज्यपाल महोदय जी करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बिहार में ऐसे देखा जाए तो बहुत से यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी में जो है, यूनिवर्सिटी को संभालने के लिए उसमें बैठे रहते हैं कौन? उप कुलपति। कौन बैठे रहते हैं? उप कुलपति, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वाइस चांसलर। क्या कहता है? वाइस चांसलर, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में कहता है वीसी। जैसे जेपी यूनिवर्सिटी का अपना वीसी होगा, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का अपना वीसी होगा, पटना यूनिवर्सिटी का अपना वीसी होगा, नालंदा का अपना वीसी होगा, जितना भी यूनिवर्सिटी है, मगध का अपना वीसी होगा। सब यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्या है? वीसी है, वाइस चांसलर है, जिसे हिंदी में उप कुलपति कहा जाता है। क्या कहता है? उप कुलपति कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हर एक यूनिवर्सिटी में जो उप कुलपति महोदय बैठे हुए हैं, यानी कि जो वीसी महोदय बैठे हुए हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। क्यों करता है? क्योंकि बिहार में जितना भी यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी का चांसलर यानी कि कुलपति राज्यपाल होता है। तो यूनिवर्सिटियों का चांसलर कौन होता है? राज्यपाल होता है। कुलपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। इसलिए उप कुलपति की नियुक्ति कौन कर देता है? राज्यपाल करता है। तो ध्यान दीजिएगा, वही पॉइंट है कि वाइस चांसलर या उप कुलपति की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल महोदय करते हैं। ठीक है, तो हमारे बिहार में है, ऐसे देखा जाएगा तो बिहार का सबसे पुराना जो यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना 1917 में हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का, फेमस है यूनिवर्सिटी, तो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का स्थापना 1952 में हुआ था। ठीक है, इस भी मेंशन उतना नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा स्टैटिक्स टाइप का। और एक जेपी यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना 1990 के करीब में हुआ था। कब हुआ था? 1990 के करीब में जेपी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो कुछ जो जिस यूनिवर्सिटी में जो भी छात्र पढ़ रहा है उस यूनिवर्सिटी की स्थापना आप लोग देख लीजिएगा, स्टैटिक्स टाइप का उस यूनिवर्सिटी का वीसी कौन है इसका नाम आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर के साथ वीसी दिनेश कुमार कुछ राय है, दिनेश मिश्रा राय की दिनेश कुछ राय है। ठीक है, ऐसे कुछ राय है। ठीक है ना? तो चलिए आइए देखते हैं। तो उप कुलपति यानी वीसी की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। वीसी की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक और है आर्टिकल नंबर 166 में बताया गया है कि राज्य के कार्यपालिका जो है, राज्य का जो कार्यपालिका है, इसका जितना भी कार्य है, राज्य के कार्यपालिका से जुड़ा हुआ जितना कार्य है, सभी कार्य किसके नाम से होगा? राज्यपाल के नाम से होगा। किसके नाम से होगा? राज्यपाल के नाम से। तो राज्य के कार्यपालिका का सभी कार्य किसके नाम से होता है? राज्यपाल के नाम से होता है। इसके अलावा देखिए, हर एक जो भी राज्य है, जो भी राज्य है, उसका अपना क्या है? पीएससी है। पीएससी का मतलब ये होता है, पी से पब्लिक, एस से होता है सर्विस, सी से होता है कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी। जिसे अगर हम हिंदी में बात किया जाए तो पब्लिक का मतलब होता है लोक सर्विस, पब्लिक सर्विस कमीशन। सर्विस का मतलब क्या होता है? सेवा। सर्विस का मतलब सेवा होता है। सर्विस का मतलब क्या होता है? सेवा।
पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब क्या होता है, संघ मानिए उसको, संघ कहिए या संगठन कहिए, ठीक है। तो बिहार में क्या है, तो बिहार वाला पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, BPSC, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में होगा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यानी कि UPPSC, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का होगा। ऐसे ही राजस्थान का होगा, कौन दिखा समझ में, RPSC। ऐसे ही हमारा पंजाब का होगा, हर एक राज्य का ऐसे ही होगा, PSC होगा, उसके पहले राज्य का कोड कर दिया जाएगा। कौन दिखा समझने में हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी राज्य में जो लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग, उसका गठन यानी कि उसके सदस्यों का गठन या उसके अध्यक्ष का गठन कौन करते हैं, उस राज्य के राज्यपाल करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का करना है तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल करेंगे, बिहार का करना है तो बिहार का राज्यपाल करेंगे, कौन दिक्कत समझने में, पश्चिम बंगाल का करना है तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल करेंगे, यानी जिस राज्य का करना है उस राज्य के राज्यपाल। वही पॉइंट है कि BPSC यानी बिहार की हम बात कर रहे हैं तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बिहार लोक सेवा आयोग। तो बिहार में BPSC के अध्यक्ष और अन्य कुछ सदस्य लोग जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल महोदय करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल के कार्यपालिका से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर हम क्या किए हैं, चर्चा किए हैं। ध्यान दीजिए, अब वीडियो क्या होता है ना, कभी कभी अब देखिए 15 या 20 मिनट से जब ज्यादा हो जाता है ना तो YouTube पर उसे लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि 20 मिनट माने 10 से 30 के बीच में वीडियो को क्या करें, समाप्त कर दे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, अलग अलग बना देते हैं, सबको अलग अलग भाग बना देते हैं, ठीक है। अलग अलग भाग बनाएंगे तो आप जहां भी रहिएगा 10 मिनट 15 मिनट का एक वीडियो निकाल के देख सकते हैं। अब मान लीजिए 3 घंटा का एक बना दे तो 3 घंटा का एक वीडियो बना देंगे तो उसको आप देखना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। रोक रोक को देखने में दिक्कत होता है, एक हाल में एगो समाप्त कर दी, बात खत्म, कौन दिक्कत समझने में। इसलिए ध्यान दीजिए, अब हम राज्यपाल का जो कार्यपालिका शक्ति है इसी पर इस वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम विधायिका शक्ति का एक अलग वीडियो बना देंगे और न्यायपालिका शक्ति का अपना एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। जिसके अंदर जितना जो है जनरल कंपटीशन के व्यू से होगा सोर्स, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, वीडियो को बना देंगे। तो आज की जो कक्षा है हम कार्यपालिका शक्ति पर ही क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।